वो कंप्लेन करे आपको कि जी मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं और इसके साथ एक उल्टी भी आई है, पेट में दर्द भी है और दिल खराब सा हो रहा है और हल्का-हल्का बुखार भी है। तो इन सब सूरतों में सबसे जो डेंजरस साइन है दैट इज़ ये सारी मेडिसिन इन्फ्यूज़ कर देते हैं तो कोई भी प्राइवेट सेटअप 3 से 5,000 से नीचे चार्ज नहीं करने लगा। What are the ways to assess dehydration? The more important is that when not to give loperamide, and that is so after going through the OS, antiemetics, antibiotics, and antibiotics now, and antidiarrheals now, antispasmodics or the anticholinergics are also. Here comes the most important part that can. So same is the case once inflammation is there, it is going to take some time to recover, and we all know that the 5 stars of inflammation, and that is redness, pain, heat, swelling, and loss of function. The way I counsel patients ke don't take it too serious. It is so here we have dedicated guide about the diet, and that is. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायरिया की मैनेजमेंट के बारे में। दिस सैंपल प्रिस्क्रिप्शन इज़ वेरी कॉमन। इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी डॉक्टर को कोई इसमें अभाम रहेगा कि ये किस बीमारी का ट्रीटमेंट है। इट्स वेरी क्लियर कि ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एक्यूट इन्फेक्शियस डायरिया के पेशेंट्स में ये सेट ऑफ मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। तो क्या हर पेशेंट में ये सारी की सारी मेडिसिन इसी तरह प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी है? सो वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ acute infectious diarrhea one by one, going into the detail of every medicine। क्या हर पेशेंट को सारी मेडिसिन इसी तरह रिक्वायर्ड है कि कितना डिफरेंस ये क्रिएट करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट दैट whenever someone presents to you with the complaint of diarrhea by saying that डॉक्टर साहब लूज मोशन लगे हुए हैं, पतले पानी जैसे पखाने आ रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार मैंने घर पे कोशिश की थी कुछ इलाज वगैरह करने की लेकिन बेहतर नहीं हो सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ diarrhea, and there is no doubt about this. No one is against this क्योंकि the only therapy that is beneficial in every age group starting from the children's to old age is oral rehydration solutions, or you can say oral rehydration therapy, or sometimes IV fluids are required. As we are talking about the management of diarrhea, so first things first, what is the most important thing in the evaluation of a patient with डायरिया? तो इससे बगैर हमें अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है कंप्लेन करता है कि लूज मोशन लगे हुए हैं, व्हाट अदर सेट ऑफ सिम्टम्स कैन बी देयर। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन द मैनेजमेंट एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन्स दैट यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब। Assessment of a patient with diarrhea in emergency setting or in OPD setting is always going to be few of the important things. Number one is the patients who are at the risk of complications or having the risk factors that can लीड इनटू द कॉम्प्लिकेशंस। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही हैं कि दोज पेशेंट हु आर द एक्सट्रीम्स ऑफ देयर एजेस, फॉर एग्जांपल बच्चे 5 साल से नीचे और बूढ़े जो हैं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, दे आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन। एंड व्हाट आर दोज कॉम्प्लिकेशंस? दीज कॉम्प्लिकेशंस आर डिहाइड्रेशन। तो आप जब भी पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आए, पीडी में आए, तो वो कंप्लेन करे आपको कि जी मुझे लूज मोशन लगे हुए हैं और इसके साथ एक दो उल्टी भी आई है, पेट में दर्द भी है और दिल ख़राब सा हो रहा है और हल्का हल्का बुखार भी है। तो इन सब सूरतों में सबसे जो डेंजरस साइन है दैट इज़ सीवियर डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन की असेसमेंट जो है वो आप मल्टीपल वेज से कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज टू असेस डिहाइड्रेशन? स्किन पिंच, आप स्किन को खींच कर देख सकते हैं कि वो कितनी स्लोली वापस जा रही है। इसके अलावा कैपिलरी रीफिल टाइम इज़ एन इनडायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके अलावा आप पेशेंट को ये कह सकते हैं कि आप ज़ुबान दिखाएं अगर वो ड्राई है बहुत ज़्यादा। आंखें जो हैं वो धसी हुई हो सकती हैं, दैट वी कॉल एज संकन आइज़। और बच्चों में जो है वो इंटीरियर फॉन्टनेल्स हैं वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं। So these are the some ways to make a judgment about the hydration status। और बड़ों में आप जो है वो फिर ब्लड प्रेशर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। If someone is in shock and severely dehydrated and not even able to take orally और शॉक भी है, so now this ORS is not the right way to treat। then you have to quickly go for the IV lines and give the fluid via IV pathway। तो यहाँ पर आपकी मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक दैट व्हेनेवर समवन प्रेजेंट्स टू यू विद कंप्लेन ऑफ डायरिया दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द acute infectious gastroenteritis, तो मैनेजमेंट आपकी स्टार्ट मोर और लेस ऑलवेज डिहाइड्रेशन से स्टार्ट होगी। हाउ मच डिहाइड्रेटेड द पेशेंट इज, एंड
they are at risk of developing complication or they already have developed complications. This will decide a lot. This will decide about the place where the patient to be managed, कि उसे घर भेजा जा सकता है या उसको एडमिट करना ज़रूरी है, और शॉर्ट एडमिशन में पेशेंट मैनेज हो जाएगा या नहीं. अदर देन दिस द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू लुक एट आर ऑलवेज द साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, जिसमें पेशेंट को अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिलीरियम है या पेशेंट ड्राउजी हो रहा है और उसके साथ बहुत ज़्यादा फीवर है, तो दीज आर आल्सो द साइंस के पेशेंट इज़ हैविंग साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी. तो इस सूरत में आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में रखते हुए मैनेज करना है और हो सकता है आपको इस पेशेंट को एडमिट भी करना पड़े. देन यू विल बी एडवाइजिंग सम की इन्वेस्टिगेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट एंड विच कैन इंक्लूड simple baseline investigations and stool complete examination and stool cultures as well. So next thing is antiemetics for vomiting. If the patient complains that they are having nausea, यानी कि पेशेंट कहते हैं कि जी मेरा दिल ख़राब हो रहा है, दिल मतली हो रहा है और एक दो उल्टी आ चुकी है और अभी एक उल्टी आई है, then you are going to prescribe them antiemetics and there are lot of them. उसमें आपके पास मल्टीपल मैकेनिज़म्स के थ्रू एक्ट करने वाले एंटीमेटिक्स प्रेजेंट हैं. हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो 5-HT3 ब्लॉकर्स जो हैं ऑनसेट को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं. आई डोंट गेट द पॉइंट के क्यों ऐसा किया जाता है, हालांकि इसमें कोई ऐसा सुपीरियॉरिटी इन्फेक्शियस डायरिया में इस एजेंट की कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड नहीं है. देर आर सम सिनेरियोज़ के जहाँ पर ऑनसेट इज़ अ प्रेफर्ड ड्रग एंड दैट इज़ कीमोथेरापी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग. तो अदरवाइज दिस इज़ अ बिट expensive as well, so advising onset is always not a good strategy on discharge or while managing the patient in emergency. So but other options we have about the antiemetics is domperidone and metoclopramide. These are also the antiemetics that can work. Other options that we can use is sometimes as last option when someone is not responding to the traditional antiemetic medicines is that we can use steroids as they also have some antiemetic effects. Going to the next point is if someone is having high grade fever as a part of the infectious diarrhea, Provas or paracetamol can also be added in their treatment options and you can also advise the patient on discharge. It is always important to decide that this patient can be discharged or not, and I already have told you that what are the ways to decide about this. Is it is all about the how severe the condition of the patient is, how severely dehydrated the patient is, how toxic the patient is, and how much at the risk of developing complications the patient is. So next here we have antibiotics, and there is a lot of controversy about this group of medicines. There are a lot of pathogens, and most of the time the diarrhea that we encounter is because of viruses. So there is no role of antibiotics when virus is the reason. But still we don't have investigations, we just presume and we often over prescribe the antibiotics medicines. And there is a lot of debate about this, that even if you prescribe these medicines, they are not going to shorten the period, they are not going to give quick relief to the patients, so but they are going to add cost for sure. And I often used to say that whenever someone suffers from the episode of diarrhea, it is going to cost at least 3 to 5,000 to a general population. How अगर आप किसी को एक फ्लैजिल सिप्रो का एक 3 दिन का कोर्स भी एडवाइस करते हैं और उसके साथ कुछ मेडिसिन, और अगर आप उन्हें एक हॉस्पिटल में आईवी पाथवे के ज़रिए ये सारी मेडिसिन इन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो कोई भी प्राइवेट सेटअप 3 से 5 हज़ार से नीचे चार्ज नहीं करने लगा. You can advise antibiotics, but once you have clues about the bacterial causes, and one of them is having bloody diarrhea, and it is also the one of the indication to
admit the patient as well. Dysentery can be the one reason where antibiotics are going to help, or otherwise you have to prove it by the stool culture. Otherwise, most of the times patient come to you after 2 or 3 days already have passed. In a later period, antibiotics also don't have that much of the effectivity, but still these drugs are commonly prescribed, and we see that Flagyl is being advised, that is metronidazole, as it gives parasitic cover, and Novidate, that is ciprofloxacin. These are fluoroquinolones. Literature right now and nowadays discourage the overprescription of Novidate, not because that they don't help, but because they have some serious side effects associated with them, and these are tendon rupture and some of the other issues that are going to prohibit their use, and also they are not safe in pregnancy. So if you are thinking about prescribing an antibiotic agent that is going to cover organisms in a same manner as compared to fluoroquinolone, that is ciprofloxacin, then azithromycin by the name of Azomax is a better option. Some of the clinicians do prescribe doxycycline, but most commonly Flagyl and ciprofloxacin is advised. So now I think you have a better sense about prescribing the antibiotics. If indicated, you can advise these medicines. Otherwise, data is not that sufficient. Suggest that every patient with acute infectious diarrhea needs antibiotics. The next group of medicine that is often prescribed is capsulopramide, and that is as an antidiarrheal agent. There is controversy on this agent as well, that if the patient is having dysentery and the patient is having signs of toxicity, this drug can worsen the symptom, but studies haven't shown any grievous outcomes. But still, the more important is that when not to give lopramide, and that is if patient is having bloody diarrhea and the signs of toxicity are there, better avoid lopramide. Otherwise, in a simple acute watery diarrhea cases, if the symptoms are not responding to oral dehydration therapy, then this can be considered. The ORS is also beneficial in reducing the episodes of diarrhea. Some people use some fancy latest antidiarrheal drugs, and by the name of Resido sachet, comes in the form of sachet, and बच्चों में अक्सर औकात स्मेक्टा सैशे भी यूज़ होता है, उसको भी कुछ लोग दही में मिक्स करके बच्चों की उम्र के हिसाब से आधा पैकेट सुबह शाम, या फिर बड़ों में एक पैकेट जो है वो दही में मिक्स करके ले लेते हैं. एंड पर्सनली इस्पागोल as a antidiarrheal agent also works, and the way some people use it is by putting 1 tablespoon in water and leave it for some time. When it becomes bulky, then take it, and this can work. It can work very well. Maybe you will be having less episodes of diarrhea just after 2 hours. So after going through the ORS, antiemetics, antipyretics, and antibiotics now, and antidiarrheals, now antispasmodics or the anticholinergics are also the drugs that can be considered for patients suffering from acute infectious diarrhea. But when the patient complains of acute abdominal pain that is crampy in nature, these drugs can alleviate the symptoms, and the drugs that are often prescribed are Nospa, Drotaverine HCl, and Mebiverine HCl. They can be used in the tablet or capsule form or as an injection. One drug that I haven't mentioned in the antidiarrheal group is tablet Lomotil, that is diphenoxylate atropine, that also can be used as an antidiarrheal. Now, probiotics, now they are also in the fashion nowadays. Enterogermina and other same spelling drugs, they are often prescribed by pediatricians, but the data is not that
sportive because the nature of the disease is basically it is a short lived episode. 3 से 5 दिन लोगों को ये डायरिया के सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और कुछ लोगों में ऑन देयर ओन जो है वो सेटल भी कर जाते हैं। ओनली 10 to 15% जो एज ए होल जितने भी लोगों को ये इशू होता है वो 10% ही हॉस्पिटल में आते हैं। उसमें से भी बहुत से जो हैं वो आपके ट्रीटमेंट हाफ ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं, कोई पूरे ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट भी नहीं लेते। तो इसी तरह फिर इन ड्रग्स को बहुत अच्छा कोई प्रूव कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। प्रोबायोटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एविडेंस इतना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग अवेलेबल नहीं है, फिर भी जो कुछ लोग इसको देते हैं वो भी इसको जो है वो दही में मिक्स करके ही एडवाइज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस प्रीबायोटिक्स में अवेलेबल हैं उसमें प्री प्रोजी जिसमें एक जिंक जो है वो भी एडिड होता है। जिंक इज़ आल्सो हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया बट इन चिल्ड्रन इट इज़ ऑफन प्रिस्क्राइब्ड, बट बड़ों में इतना ज़्यादा मैंने कॉमनली प्रैक्टिस में नहीं देखा। तो probiotics, so here we have zinc that is often prescribed as a syrup zinc, and capsule zinc is also available. Osiris is the name of the preparation by Sami Pharmaceuticals. If you want to use it, you can use it 1 tablespoon per day. The role by which it can help in the management of acute infectious diarrhea is it helps in the regeneration of the epithelium, and intestinal epithelium is being shed so quickly that it is not being able to absorb any nutrients. Here comes the most important part that can help patients in the self management as well. So 3 to 5 days are crucial in every patient once they have suffered from the episode of acute infectious diarrhea. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जी कि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारी इन एक दवाइयों के कोर्स से और इस एक दिन के कोर्स से आप आज ही ठीक हो जाएंगे। सो कीप इन माइंड कि अगर आपके हाथ पर भी चोट लग जाती है तो उस हाथ पे लगी चोट का जो सुर्ख निशान ख़त्म होने में भी 5 दिन लगते हैं। सो सेम इज़ द केस वंस इन्फ्लेमेशन इज़ देयर it is going to take some time to recover, and we all know that the 5 stars of inflammation, and that is redness, pain, heat, swelling and loss of function. Same is the scenario that stomach have lost its function, intestines have lost their function for the time being. तो आपको 3 to 5 days जो है वो प्रॉपर रेस्ट रिक्वायर्ड है। तो दैट इज़ कैन बी लेबल्ड एज बाउल रेस्ट, जिसमें आप कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल, उबले हुए पानी का इस्तेमाल, साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल, इसके साथ आप सॉफ्ट डाइट्स या ब्लेंड डाइट्स इन्हें बोलते हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ जो कॉमन प्रैक्टिस है वो खिचड़ी और दलिया है, इसको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बेटर है कि आप रेस्ट भी करें साथ में। द वे आई काउंसल पेशेंट्स के डोंट टेक इट टू सीरियस, इट इज़ अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी जब हमारी ज़िंदगी में आती है तो इट्स टाइम टू कंसीडर दैट वी आर ईदर ऑन द राइट पाथ और नॉट, और वो उसी वक्त अल्लाह ताला की फिर आपको याद भी आती है। सो हेयर वी हैव डेडिकेटेड गाइड अबाउट द डाइट, एंड दैट इज़ ईटिंग ड्यूरिंग एन एक्यूट डायरियल इलनेस मे बी अनपैलेटेबल, हज़म नहीं होती बहुत सी खुराकें। So that's why bowel rest may provide partial relief from symptom. It is best to eat judiciously. उतना खाएं जितना को आपको बर्दाश्त हो जाए। In children it is particularly important. तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही बच्चे इस एपिसोड से रिकवर करें, उनका तो सारे का सारा खाने का इन्हिसार फीडिंग पे है, तो आपने फिर उन्हें फीडिंग जल्दी करानी भी शुरू करनी है। इन एडल्ट इट इज़ वाइज टू अवॉइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस दौरान आप दूध वगैरह और जो दही का बेजा इस्तेमाल है उससे ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि कुछ लोगों को जब ये एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या इन्फेक्शियस डायरिया के एपिसोड होते हैं, इट कैन ट्रिगर लैक्टोज इंटॉलरेंस एज वेल। और फिर आपने कैफ़ीन अवॉइड करनी है जो कि कॉफ़ी, चाय या चॉकलेट में मौजूद होती है। कुछ जो है वो पेप्सी, कोका कोला ऐसी बोतलों से भी अवॉइड करें। आई डोंट नो कि बहुत से लोग जो हैं वो स्प्राइट या 7 अप का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जनाब, वो उसका
दूध सोडा बना के इस्तेमाल करते हैं। I personally haven't used this recipe to counter gastroenteritis, but do share your experience अगर आप में से किसी को ऐसा कोई मसला पेश आया हो और आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम जिस सोसाइटी कल्चर में रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें आम हैं और इसमें बाज़ का साइंटिफिक एविडेंस नहीं भी अवेलेबल होता और उसे जनरेट करना भी बड़ा मुश्किल है। सो इन दी एंड फूड सच एज सूप्स, साल्टाइन क्रैकर्स, बनानास, मैश्ड पोटैटोज़ और राइस ख़ास तौर पे ये आम तौर पर हज़म हो जाते हैं। सो विद all this debate that when someone presents to you with infectious diarrhea in emergency or OPD, the things that you have to focus on is is there any sign of toxicity, is this patient is at risk of developing complication, or they are already having any complication like shock or signs of systemic toxicity. One by one we have gone through the all the medicines that are commonly being used for the management of this group of symptoms, that is के पेट में दर्द, उल्टी, पखाने और साथ में इसके जो है हल्का फुल्का बुखार। अब मेरा ख्याल है कि आप अगली दफ़ा किसी भी डायरिया के पेशेंट को मैनेज करने में मुश्किल महसूस नहीं करेंगे। तो इसी के साथ जो है वो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ आपको डिटेल से गाइड करूँगा। दीज आर द कॉमन एमरजेंसीज इन आवर सेटअप। तो आगे गर्मियाँ आने वाली हैं तो एपिडेमिक्स और बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स आपको देखने को मिल रही होती हैं कि बहुत से पेशेंट डायरिया के साथ आ रहे होते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड, शेयर विद योर colleagues as well, like my channel and subscribe as well. Thank you very much.